हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें हम सोर्सेज ऑफ लॉ, विधि के स्रोत देखने जा रहे हैं। आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो स्कूल्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो था बाय केल्सन, वो भी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम सोर्सेज ऑफ लॉ स्टार्ट करेंगे। अब कंपैरेटिवली आपका जो पार्ट थोड़ा सा स्कूल्स वाला बच्चों को थोड़ा सा है नहीं वो हार्ड, लेकिन लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद प्योर थ्योरी आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाई है, वो आपको समझ में आई होगी। प्योर थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद अब जो पोर्शन आपका आज स्टार्ट होने जा रहा है, जो हाफ आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कंपैरेटिवली पहले वाले पार्ट से बहुत ईजी है और पूरे क्वेश्चन आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ का। जो अभी हम डिटेल में देखेंगे तो एक एक पार्ट जो है इसका, जैसे कस्टम या लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट्स वगैरह, पूरे क्वेश्चन आते हैं आपके। पूरा 15 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। अगर आप एक बार ध्यान से मुझे सुनेंगे और फिर बुक्स में से उसकी रीडिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या समझ में आता है सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है? विधि के स्रोत का मतलब क्या होता है? विधि जो आज विधि का क्या मतलब आप समझते हैं? जैसे मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि विधि क्या है। जो आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें जो रूल और रेगुलेशंस है, आप विदाउट रूल विदाउट रेगुलेशंस आप कभी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते हो। जैसे कुछ भी मेरी चीज़ जो कोई भी है, मेरा घर है, मेरे हाथ में जो भी पेन है, कोई भी चीज़ XYZ, आप उसको नहीं ले सकते, ये आपको अंडरस्टूड है। तो ये रूल रेगुलेशंस किसने बनाए और कब कहाँ से चले आ रहे हैं ये, और स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई, कैसे एक सोसाइटी जो स्टार्टिंग में बनी थी उसमें किस तरीके से लॉ आ गया, उसके क्या सोर्सेज रहे। सोर्स का मतलब होता है वो एक मटेरियल, वो एक सामग्री जिससे कोई भी चीज़ जो आज हम देख रहे हैं, आज हम जो ये सोसाइटी देख रहे हैं, उसमें जो हम रूल रेगुलेशंस देख रहे हैं, वो कहाँ से आ गए, क्या मटेरियल था, वो किस तरीके से वो बन गए, वो होते हैं उसके सोर्सेज। तो आज आप सुनिए, सोर्सेज वो सामग्री या वो मटेरियल होता है जिससे कोई भी चीज़ जो आज आप देख रहे हो वो स्टार्ट हुई थी, वो प्रारंभ हुई थी। जो आज हम रूल रेगुलेशंस, लॉज देख रहे हैं, स्टैट्यूट्स देख रहे हैं, जो हम इतना लेजिस्लेशन में जो लॉज बनते हैं वो देख रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट हुए थे, उसको सोर्सेज कहेंगे। वो हम देखेंगे कि वो स्टार्ट कैसे हुए, उसको स्रोत कहा जाता है, उनको सोर्सेज कहा जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम। जैसे मैं इसमें से आपको समझाऊंगी कि सोर्सेज ऑफ लॉ दो तरीके के, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मटीरियलिस्टिक, जिसको आप तात्विक कहेंगे, एंड सेकेंड इज फॉर्मल। उसके बाद मटीरियलिस्टिक जो है वो बाद में देखते हैं। चलिए, मटीरियलिस्टिक क्या चीज़ है वो मैं आपको पहले बताऊंगी। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि किस मटेरियल, वो ऐसा कौन सा तत्व है जिससे कोई भी लॉ बन जाता है, कोई भी कानून बनता है। जैसे कोई भी कानून बना दें, जैसे हम कॉलेज में ये एक लॉ बन गया, ये एक रूल है कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ भी रूल बना दें। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 10 AM, मतलब 10 बजे के बाद क्लास में एंटर नहीं करेंगे, तो ये एक कानून बन गया। तो कानून का मटेरियल क्या है? जो ये लिखा गया कि 10 बजे के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटर नहीं करेंगे, तो ये मटेरियल है। अब जो फॉर्मल सोर्स है, मटेरियल तो ये हो गया कि आप 10 बजे के बाद ये लिख दिया गया, एक कानून का तत्व ये बन गया, नियम, ये मटेरियल उसका बन गया कि आप 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद क्लास में एंटर नहीं करेंगे, तो ये मटेरियल हो गया उसका। अब फॉर्मल क्या चीज़ है कि उसके पीछे फोर्स क्या है? उसके पीछे फोर्स ये है कि आप अगर 10 बजे के बाद एंटर करना चाह रहे हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा 100 रुपीज़ का। ऐसा नहीं होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर ये कानून बन गया कि आप 10 बजे के बाद एंटर नहीं करेंगे, तो उसके पीछे फोर्स क्या है? कोई भी बच्चा अगर 10 बजे के बाद आता है तो उसको एंटर कब करने दिया जाएगा? उसके पीछे फोर्स ये है कि आप ऐसे नहीं समझेंगे आप, जैसे फोर्स, वो बल जिसके कारण आप उस मटीरियलिस्टिक, आप उस कानून को मानते हैं,
समझ में आ रहा है आपको? आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मटीरियलिस्टिक सोर्सेज ये हैं विधि की विषय वस्तु। ये विषय वस्तु थी कि आप 10 बजे के बाद नहीं आएंगे, ये विषय वस्तु बन गई थी। तो विधि की विषय वस्तु जिससे विधि उत्पन्न होती है, वो विषय वस्तु जो लिख दिया गया कानून, जिससे ये उत्पन्न हुआ कि आप 10 बजे के बाद नहीं आएंगे, कानून बन गया। दिस इज कॉल्ड विषय वस्तु। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ इज मटीरियलिस्टिक सोर्स। और जो फॉर्मल सोर्स है, जो सेकंड आपको लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मल या औपचारिक है, जिनसे विधि अपना बल प्राप्त करती है, जिससे उसको फोर्स, फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। जिस चीज से आप उसे मानते हैं, इस कानून को आप किससे मानेंगे? उसकी फोर्स से। तो दैट इज कॉल्ड औपचारिक सोर्स, दिस दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सोर्स। समझ में आपको? दिस इज विषय वस्तु, दिस इज जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है, और जिससे आप उसको फॉलो करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप इस मटेरियल को फॉलो ही नहीं करेंगे, इस मटीरियलिस्टिक सोर्स को फॉलो ही नहीं करेंगे। और जब ये होगा, इसका मतलब कि वो फोर्स, वो बल इस कानून के पीछे, जिससे आप इस कानून को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सोर्सेज। समझ में आया आपको? अब हम मटीरियलिस्टिक सोर्सेज में आगे बढ़ेंगे। ये दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज एंड सेकंड इज हिस्टोरिकल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज। हम डिटेल में सिर्फ एक करेंगे, दैट इज लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज। तो हम, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे विधिक तात्विक स्रोत, लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज। तो ये कह रहे हैं, ये सोर्सेज जो हैं, लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज होते हैं, जो ये अथॉरिटेटिव, मतलब आधिकारिक हैं, ये अथॉरिटेटिव सोर्स होते हैं। दीज सोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द लॉ इटसेल्फ। इसे आप कैसे समझेंगे? ये स्वयं, ये ऐसे स्रोत हैं, ये ऐसे आधिकारिक सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिन्हें स्वयं विधि ने इस रूप में मान्य किया है। इसे खुद लॉ ने माना है, इसके सोर्स। दीज आर कॉल्ड लीगल मटीरियलिस्टिक या विधिक तात्विक स्रोत। तो ये कौन कौन से हैं जिनसे विधि बनी है और विधि ने खुद इसे माना है कि ये इसके मटीरियलिस्टिक सोर्सेज हैं, लॉ ने खुद माना है। तो ये इसमें आप कौन कौन से सोर्सेज आप कहेंगे? काइंड्स ऑफ, जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज आर अधिनियमित विधि, जो जिसका इनेक्टेड लॉज जो होते हैं, अधिनियमित विधि जो बनाई जाती है, जो इनेक्टेड लॉज हैं, जिनका सोर्स किसमें होता है? विधान में। जो विधान बनाए जाते हैं, वो इनेक्टेड जो लॉज होते हैं, वो उनका वो अधिनियमित विधि फर्स्ट लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्स आप कह सकते हो। और किसको कह सकते हैं? कह सकते हो आप लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज केस लॉज को। केस लॉज क्या होते हैं? जो जिसको आप प्रेसिडेंट्स कहते हैं, जो आप पूर्व निर्णय जिसे आप कहते हैं। और थर्ड जो है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ जो लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज, एक और कौन सा है? कस्टमरी लॉ, जिसको आप रूढ़िगत विधि कहते हैं, जिसको प्रथा आप कहते हैं, तो वो है। और एंड लास्ट इज कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ होती है अधिनियम, जो आप जिसको कहते हैं अभिसमयात्मक विधि। अभिसमयात्मक विधि, जिसको आप डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे आगे, जो सभी को पढ़ेंगे अभी। तो ये 4 तरीके के काइंड्स ऑफ लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हिस्टोरिकल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज हैं, जो ऐतिहासिक तात्विक स्रोत हैं, ये अनअथॉरिटेटिव होते हैं, ये अप्रमाणिक हैं, ये तथ्यत स्रोत इनको माना जाता है, लेकिन इनकी कोई विधि मान्यता नहीं है। ये कह रहे हैं दे हैव नो लीगल रिकॉग्निशन, दे हैव नो लीगल रिकॉग्निशन, इनको कोई मान्यता, विधिक मान्यता नहीं मिलती है। दे ऑपरेट इनडायरेक्टली, इनको अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्य करते हैं। तो हम इन्हें नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेंगे कस्टम, जिसका फर्स्ट कस्टम है, सेकंड लेजिस्लेशन है, थर्ड प्रेसिडेंट है, जो आपको अलग अलग आते हैं। कस्टम के ऊपर पूरा क्वेश्चन आपका आता है 15 मार्क्स का, लेजिस्लेशन पे पूरा क्वेश्चन आपका आता है, और प्रेसिडेंट पे पूर्व निर्णय पर भी आपका पूरा 15 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कस्टम से। फर्स्ट जो आपका लीगल मटीरियलिस्टिक सोर्सेज, कस्टम। तो फर्स्ट कस्टम, जिसको आप बहुत आई थिंक ईजी है और आप समझते हैं, और एक रीडिंग लगाएंगे तो आपको आएगा। तो सुनिए, प्रथा जो है, प्रथा लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला एक चलन है। चलन होता है यूजेस, जो आप कह सकते हैं कि जो प्रथा या कस्टम का इनिशियल स्टेज होती है, जो उसकी प्राथमिक स्टेज है, वो चलन होता है। जैसे कैसे आप समझेंगे? जैसे
पहले सोसाइटीज़ होती थी, तो उसमें एक चीज़, एक बिहेवियर किसी का, जैसे एक सिचुएशन आई और उसमें किसी ने एक तरीके का बिहेवियर, किसी इंसान ने, किसी भी बंदे ने उस एक सिचुएशन में एक तरीके का बिहेव किया, तो उस बिहेव को उसी सिचुएशन के बार बार आने पर सभी लोगों ने फॉलो किया, तो ये एक चलन बन जाता है। तो आप समझिए, सुनिए कि प्रथा लोगों द्वारा पालन किए जाने वाला एक चलन है, एक यूज़ है, एक तरीके का चलन, मतलब एक बंदे ने एक चीज़ जो चलाई उसको बाद में सबने फॉलो कर लिया, तो वो चलन बन गया और इससे लोग आदतन, उन्हें आदत हो जाती है, इसको हैबिट हो जाती है, तो लोग इसे आदतन या स्वभावतः पालन करने लगते हैं। तो सुनिए, एक लंबे समय तक व्यवहार में अस्तित्व रखने वाला चलन, और ये जो चलन है, जो लोगों ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आने पर एक बिहेव किया, वो अगर चलन लंबे टाइम तक चलता रहता है, सभी लोगों ने उसे फॉलो किया और उस सिचुएशन के आने पर उसी तरीके से बिहेव किया, उस तरीके का चलन जब लंबे समय तक चलता रहता है तो वो प्रथा में बदल जाता है, और जब वह बाध्यकारी, उस बाउंड हो जाते हैं लोग उसको मानने के लिए, बाध्यकारी स्वरूप ले लेता है, बाध्यकारी स्वभाव ग्रहण कर लेता है, तो वह विधि का बल प्राप्त कर लेता है, तो वो एक लॉ की तरह माने जाने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कहते हैं कि प्रथा आचरण का एक नियम है। आचरण का मतलब होता है बिहेव करना, आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपका आचरण होता है। तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, प्रथा आचरण का एक नियम है। सो आप क्या कह सकते हैं, सो कस्टम इज अ ट्रेडिशन पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला ये एक ट्रेडिशन है, एक तरीके का ट्रेडिशन कहेंगे आप इसको, प्रथा है एक तरीके की, दैट ओरिजिनली गवर्न्ड ह्यूमन कंडक्ट, जो ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, मानव के कार्य को, मानव के व्यवहार को कंट्रोल करती है, उस एक तरीके से वो बताती है कि आप इस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे। एक बंदे ने ऐसा बिहेव किया, सारे उसके पीछे ऐसे बिहेव करने लगे, तो ये एक ट्रेडिशन बन गया कि आप उस सिचुएशन में उसे ही फॉलो करेंगे, और वो धीरे धीरे चलन, प्रथा बन जाती है। अब आ जाइए, सेकेंड इसका पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम, प्रथा का महत्व। कस्टम वॉज द सोल सोर्स ऑफ लॉ इन अर्ली टाइम्स में, जो पहले का टाइम था, पहले के काल में जो कस्टम था, जो प्रथा थी, वॉज द सोल सोर्स ऑफ लॉ। सोल सोर्स ऑफ लॉ मतलब एक अकेला स्रोत था विधि का, पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रथाओं के माध्यम से जो सोसाइटीज़ थी वो रन करती थी। तो आज चाहे मतलब आज आप कह सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गया है, क्योंकि और बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो गया है अब तो इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो आज थोड़ी आप कह सकते हो कि कम हो गई है। लेकिन विधि के विकास में, जब लॉ डेवलप हो रहा था, पहले विधि का विकास एंशिएंट टाइम में चल रहा था, तब कस्टम ने इम्पॉर्टेंट रोल एक प्ले किया उस टाइम पे। और इनफैक्ट कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड बेस्ड ऑन कस्टम, जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है वो तो पूरा का पूरा प्रथाओं पर, पूरा का पूरा कस्टम्स पर बेस्ड है। हिंदू और मुस्लिम लॉ में भी बहुत सारी हिंदू और मुस्लिम लॉ का बहुत सारा पार्ट कस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत प्रभावित रहा है। तो आप ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, सभी विधियों का प्रारंभ, हेनरी मैन कहते हैं कि सभी विधियों का प्रारंभ प्रथा से हुआ है। जब हम हेनरी मैन को हमने हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा है, तो वो कह रहे हैं कि सभी विधियों का जो प्रारंभ है वो प्रथा से ही होता है। अब हम देखेंगे इसमें इसका ओरिजिन कैसे होता है, किस तरीके से एक प्रथा ओरिजिन होता है, उसका उत्पत्ति हो जाती है। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टम किस तरीके से होता है, उत्पत्ति और विकास प्रथा का किस तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू सेवेनी कहते हैं कि प्रथाओं की उत्पत्ति समाज की अंतर चेतना, जो हमने वो चीज़ की थ्योरी पढ़ी थी सेवेनी की। अब आपके जो स्कूल्स हैं, जो आपके ज्यूरिस्ट्स हैं, सारे जो आपके विधि शास्त्री हैं, वो आगे पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके साथ चलेंगे। तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेवेनी, प्रथाओं की उत्पत्ति
कि समाज की अंतर चेतना वोक जीस्ट से होती है। अंतर चेतना जो हमने पहले डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि लोगों के बिहेवियर से, लोगों के आचरण से, जो हम आचरण करते हैं अपना सोसाइटी में, तो ये कहते हैं कि लोगों के आचरण से, बिहेवियर से एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बनती है, और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी पावरफुल, इतनी सशक्त हो जाती है कि वो एक सोसाइटी के लिए अनुकरणीय हो जाती है। सारी सोसाइटी उसका पालन करने लग जाती है, उसको फॉलो करने लग जाती है। तो ये सोसाइटी उसे पूरा फॉलो करती है, तो वो एक प्रथा बन जाती है, और वो बिहेवियर जो सब लोग उसको अनुकरणीय हो जाती है सबके लिए, जो बेनिफिशियरी होती है सबके लिए बेनिफिशियल होती है। सबको लगता है कि ये जो बिहेवियर है इस टाइम पे, इस जो ये अकर हुआ है, कोई भी सिचुएशन जो अकर होती है उसमें ये वाला बिहेवियर अगर उनको बेनिफिशियल लगता है तो वो सबके द्वारा फॉलो किया जाता है और वो एक प्रथा बन जाती है। अब ये कह रहे हैं कि इसको क्यों फॉलो किया जाता है, कॉज क्या है, इस विकास के इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले जो एंशिएंट टाइम पे इसको फॉलो किया जाता था वो एक फियर होता था, वो एक हिंदी में अब इसको क्या बोलेंगे, धर्म भीरुता होती थी। तो जो लोग थे एंशिएंट टाइम पे, पुराने टाइम पे, वो कहते थे कि अगर हम जो प्रथा समाज में चली आ रही है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो गॉड है, जो देवता है, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए धर्म भीरुता के कारण, फियर के कारण इसको आप जो लोग थे वहाँ के पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम के, वो इसे फॉलो करने लगते थे। और इसके जो मेन दो आप कारण कह सकते हैं कि किस लिए ये फॉलो की जाती थी कस्टम, ये दो तरीके के थे। फर्स्ट इज, दो इसके जो मेन रीज़न थे किस लिए फॉलो की जाती है कस्टम, तो फर्स्ट इज सोशल फैक्टर, जिसको आप सामाजिक कारण कह सकते हैं, एंड द सेकंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको आप मनोवैज्ञानिक कारण कहेंगे। ये कह रहे हैं कि सोशल फैक्टर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था पुराने एंशिएंट सोसाइटीज़ में कि जो लोग थे सोसाइटीज़ के, वो कहते थे कि अगर हम इसको, जैसे वही फियर जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इन जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे। और ये कहते थे कि जो सोसाइटी है वो हमें बुरी नज़र से देखेगी, हमें समाज में से निकाल देगी, डीबार कर देगी, मतलब सोसाइटी से बाहर कर देंगे, इसलिए वो उसे फॉलो करते थे। और वो समाज की नज़रों से गिरने से बचने के लिए भी प्रथाओं को फॉलो करते थे। और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो था, जो मनोवैज्ञानिक कारण थे, वो कहते हैं कि प्रथा को मानने से जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता था उनको, लोगों को वो आत्मसंतुष्टि उनको प्राप्त होती थी। और वो कहते थे कि उनको इस बात का सेटिस्फैक्शन होता था कि हम सोसाइटी के साथ साथ चल रहे हैं, जैसे सारे लोग सोसाइटी में इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड होते थे कि हम भी इनको फॉलो करें। तो एक बहुत एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल रीज़न था किसी भी प्रथा को मानने का, किसी भी कस्टम को फॉलो करने का। इसके अलावा जो वो कहते थे कि जो हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है, हाँ, वो लोग इसको अपना कर्तव्य मानते थे कि जो भी प्रथाएं यहाँ पे चल रही हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे। और इनको ये भी विश्वास था, लोगों को ये भी विश्वास था कि जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, वो लोक हितकारी होते हैं, और इसके कारण भी वो उसे फॉलो करते थे, उन्हें फॉलो करते थे। अब इसके बाद आपका एक और पॉइंट आएगा कि काइंड्स ऑफ कस्टम, कि कितने प्रकार के कस्टम्स होते हैं। तो ये 2 काइंड्स ऑफ कस्टम्स, 2 तरीके के कस्टम होते हैं। लीगल, फर्स्ट इज लीगल एंड सेकंड इज कन्वेंशनल। फर्स्ट इज आपको विधिक कहेंगे इसको, और कन्वेंशनल को आप कहेंगे अभिसमयात्मक। अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। लीगल जो कस्टम्स हैं उनको भी आगे 2 सब डिविजन में आप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज लोकल एंड सेकंड इज जनरल। ये भी 2 में हो गए, फर्स्ट इज लोकल एंड सेकंड इज जनरल। फर्स्ट ये आपका लीगल जो है वो लोकल एंड सेकंड इज जनरल में हो गए। तो अब हम लीगल कस्टम, विधिक रूढ़ी जो है फर्स्ट वो करने जा रहे हैं, लीगल रूढ़ी। ये कह रहे हैं कि जो लीगल कस्टम है, लीगल कस्टम
possesses in itself the force of law. This is ये हिंदी में सुनिए आप। लीगल कस्टम, विधिक रूढ़ी जो है, इसमें विधि का बल होता है। इसकी वैधता, इसकी वैलिडिटी को आपको प्रूव नहीं करना है, इसकी वैधता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, और न ही इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति की सहमति की, आपको उसके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी वैलिडिटी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीगल कस्टम अपने आप में ही पोजेस करता है लीगल, इसकी जो फोर्स ऑफ लॉ है वो खुद ही इसमें, इसके अंदर समाहित होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बाध्यकारी नियम के रूप में लागू होती है। तो अब लोकल जो है, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो लोकल है, लोकल या स्थानीय जिसको आप कहेंगे, जो क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ये सीमित होती है। लीगल जो कस्टम है वो एक फर्स्ट लोकल है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होती है। इसका दायरा जो है, इसका जो ये बहुत वाइड नहीं होती है, इसका दायरा बहुत व्यापक नहीं होता है, और ये दूसरे समाज या स्थान के लिए, जो दूसरे स्थान या दूसरे समाज के लोग हैं, इसको अनुकरण या इसको फॉलो तो कर सकते हैं, बट वो उनके लिए ये बाध्यकारी नहीं होती है, ये उनके लिए बाउंड नहीं होते वो लोग इसको मानने के लिए, तो ये बंधनकारी नहीं होती है दूसरे लोगों के लिए। और जनरल कस्टम जो होता है, सेकेंड इज जनरल, जो जनरल कस्टम है, जो सामान्य रूढ़ी है, वो बहुत वाइड एरिया में फैली हुई होती है, बहुत बड़े क्षेत्र या पूरे स्टेट तक, पूरे राज्य में व्याप्त होती है, फैली हुई होती है, और इसकी बंधनकारिता, इसको जो फॉलो करने वाले, मतलब इसका जो बाउंडेशंस हैं वो सारे लोगों के ऊपर होती है, कि सभी लोगों को इसको, ये बाउंड होते हैं इसको फॉलो करने के लिए। तो अब आ जाइए, आपका जो सेकंड था कन्वेंशनल कस्टम, सेकेंड इज कन्वेंशनल, जिसको आप बोलेंगे अभिसमयात्मक। कन्वेंशन बोलते हैं एक तरीके से, कन्वेंशंस अभिसमय जो होते हैं उनको आप ट्रीटीज़ समझ सकते हैं, ट्रीटीज़ से समझिए, या आप उसको ट्रीटीज़ को कहेंगे आप संधियाँ, करार, जो दो लोगों के बीच में संधियाँ या करार, या दो स्टेट्स के बीच में जो कन्वेंशंस होते हैं, जो ट्रीटीज़ होती हैं, उनको कन्वेंशन बोलते हैं। तो सुनिए, कन्वेंशनल कस्टम्स, अभिसमयात्मक रूढ़ी, पक्षकारों के बीच के करार, पक्षकारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पक्षकारों के बीच के करार तथा आपसी सहमति अभिसमयात्मक प्रथा का आधार है। जो कन्वेंशनल रूढ़ियां हैं, कन्वेंशनल जो कस्टम्स हैं, वो पक्षकारों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न होती हैं। ये कह रहे हैं कि वन हु मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन एनी पर्टिकुलर ट्रेड और मार्केट, the presumption of law is that his intention is to make the contract in accordance with the established convention of that trade or market. ये जो conventional कस्टम्स हैं, ये ज़्यादातर यूजुअली जो स्पेशली इन इकोनॉमिक फील्ड में होते हैं, जो ट्रेड होता है, जो मार्केट होती है, जो व्यापार है, उसके संबंध में कन्वेंशनल प्रथाएं चलती हैं। और इसमें ये माना जाता है कि जो भी कन्वेंशनल प्रथा को फॉलो कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि रिटन में ही हो, हमेशा लिखित में हो, ये ज़रूरी नहीं होता। ये सुनिए, हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट या करार पूरी तरीके से लिखित हो, ये आवश्यक नहीं होता। प्रचलन में आई हुई कुछ प्रथाओं के अनुसार भी पक्षकारों से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जो ये कन्वेंशंस ट्रेड या व्यापार के संबंध में चलते हैं, तो सभी लोगों से ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो समाज में, सोसाइटी में ट्रेड के संबंध में, स्पेशली कन्वेंशनल ट्रेड के संबंध में होते हैं, व्यापार के संबंध में होती हैं, तो जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, वो उन रूल रेगुलेशन को सभी लोग जो उसके पक्षकार हैं वो उसे फॉलो करेंगे। तो आगे आ जाइए, ये सेकंड पॉइंट है इसका, जो अब रेक्विजिट्स ऑफ वैलिड लोकल कस्टम, प्रथा की विधि मान्यता के लिए आवश्यक तत्व। सभी प्रथाएं वैलिड नहीं होती, तो ये कह रहे हैं कि जो रेक्विजिट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं किसी भी वैलिड प्रथा के, वो क्या क्या होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इज एंटीक्विटी, प्राचीनता। इसके लिए माना जाता है कि कोई भी जो प्रथा है वो इतनी प्राचीन होनी चाहिए कि किसी को उसके टाइम का ही पता ना हो। अगर किसी कस्टम के टाइम का, जैसे कोई कहे कि ये 10 साल पुरानी है, या ये 15 साल पुरानी है, या 20 साल पुरानी है, अगर किसी प्रथा के लिए मालूम हो कि वो कितनी पुरानी है, तो वो अच्छी प्रथा या अच्छा कस्टम नहीं माना जाता। तो
अनलिमिटेड टाइम से जो चल रही हो, जिसके लिए किसी को पता ही ना हो कि ये कितनी पुरानी है, वो अच्छी प्रथा मानी जाती है। तो एंटीक्विटी होनी चाहिए। तो सुनिए कि ब्लैकस्टोन कहते हैं, ब्लैकस्टोन आपके जो ज्यूरिस्ट हैं वो कहते हैं, जिस प्रथा के बारे में पता हो कि वह कितनी प्राचीन है, वो सही या अच्छी या उत्तम प्रथा नहीं मानी जाती। जो क्लाइंट या पक्षकार प्रथा से या कस्टम से बेनिफिट लेना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, उस पर ही ये बर्डन होता है, उन पर ये बर्डन या उन पर ये भार होता है कि वह उसकी एंटीक्विटी को, उसकी प्राचीनता को प्रूव करें, उसकी एंटीक्विटी को, उसकी प्राचीनता को सिद्ध करें। नहीं तो क्या होगा, जो प्रथा को चुनौती देकर उसको निष्प्रभावी किया जा सकता है। अगर वो उनकी एंटीक्विटी का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी प्राचीनता को बेनिफिट अपना, उससे खुद बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इतनी मतलब वो प्राचीन है बहुत, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऑपोजिट पार्टी उसको निष्प्रभावी कर सकती है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी के लिए सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूटी, निरंतरता। ये कंटिन्यूटी में इसको फॉलो किया जाना चाहिए, इतनी प्राचीन होनी चाहिए बहुत, और कंटिन्यूटी में निरंतरता से इसको फॉलो किया जाना चाहिए। थर्ड, इसका सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है पीसफुल एंजॉयमेंट, और इसका जो उपयोग है, जो निरंतरता से इसको उपयोग किया जा रहा है, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आम सहमति से सभी के द्वारा पालन की जाने वाली ये होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी है जिसका मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता का मतलब कि निश्चित होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको किसी तरीके से पालन किया जा रहा है और एक टाइम पर वो किसी तरीके से पालन किया जा रहा है। इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। अगर वह निश्चित होगी तो ही लोगों के व्यवहार में आएगी। एक निश्चित सर्कमस्टेंस में निश्चित व्यवहार बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाएगा तो ही वो एक कस्टम बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक सर्कमस्टेंस में एक व्यक्ति ने कोई बिहेव किया है, उसके बाद उसी सर्कमस्टेंस के, सेम सर्कमस्टेंस के आने के बाद, सेम परिस्थिति के आने के बाद अगर सेम व्यवहार किया जा रहा है तो ही वो सर्टेन होगा और एक कस्टम बन पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्लिगेटरी फोर्स, बाध्यकारी फोर्स, बाध्यकारी बल। तो ये कह रहे हैं प्रथा इतनी, कस्टम इतना सर्टेन और इतना पावरफुल, सुदृढ़ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको मानने से इनकार न कर पाए। मानना या न मानना लोगों की खुद की इच्छा पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसे मतलब अपनी इच्छा पर नहीं होना चाहिए, एक सर्टेनिटी, एक ऑब्लिगेटरी फोर्स होनी चाहिए, भले ही वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट, किसी इंसान को अगर वो अपने हित में ना भी लगे तो भी वो उसे माने। जैसे ऑब्लिगेटरी फोर्स होने का मतलब ये होता है कि जैसे एक प्रथा जो चली आ रही है, जैसे हम लोग जब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो बहुत गर्मी के दिनों में, आजकल के मई जून के दिनों में बहुत गर्मी होती थी, लेकिन फिर भी वहाँ एक कस्टम था, एक प्रथा है वहाँ की, एक आप उसको क्या कहेंगे कि डेकोरम था कि हम लोगों को हाई कोर्ट में गाउन पहनना पड़ता था। ब्लैक कलर का गाउन होता था, वो बहुत बड़ा सारा लंबा सा होता था बहुत, तो उसको हमें पहनना पड़ता था। बट उसको हम डिनाई नहीं कर सकते थे ये कहकर कि हमें गर्मी है या कुछ है, वी हैव टू फॉलो। हम लोगों को वहाँ पर जब हम कोर्ट रूम में जाते थे तो हमें वो गाउन पहनना पड़ता था। तो एक तरीके की ऑब्लिगेटरी फोर्स उसके पीछे होनी चाहिए। और नेक्स्ट इज वैलिड। हम क्या देख रहे हैं कि रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड लोकल कस्टम, की प्रथा की विधि मान्यता के लिए आवश्यक तत्व। उसमें नेक्स्ट है म्यूचुअल कंसिस्टेंसी। म्यूचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है पारस्परिक संगतता। जैसे दो प्रथाएं अगर चल रही हैं तो दोनों में आपस में संगतता होनी चाहिए, एक प्रथा दूसरे के ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए, उनमें दोनों में सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मतलब एक प्रथा आप कुछ मान रहे हो और उससे ऑपोजिट एक और प्रथा मान रहे हो, तो वो मतलब एक और प्रथा जो मान रहे हो वो उसके ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए, उनमें संगतता होनी चाहिए। तो प्रथाओं का आपस में मेल खाना ज़रूरी है क्योंकि वह सभी की आम सहमति से उत्पन्न होती हैं। आपस में जो आपस में विरोधी होती हैं दो प्रथाएं, ऐसी दो प्रथाएं साथ साथ नहीं चल सकती। अगर ऐसे में एक का लाभ
कोई पक्षकार लेना चाहता है तो उसे ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक प्रथा दूसरे से अधिक प्राचीन या उपयोगी है। अगर दोनों प्रथाएं एक साथ चल रही हैं और आपको एक का फ़ायदा लेना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिसका फ़ायदा मैं लेना चाहता हूँ वो दूसरी प्रथा से ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा एंटीक है, ज़्यादा पुरानी है। और एक पॉइंट इसमें आप कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट मोरालिटी, वो नैतिकता की विरोधी नहीं होनी चाहिए। जो वैलिड कस्टम होता है वो कभी भी मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होता, नैतिकता विरोधी नहीं होता। वो प्रथा कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, इमोरल नहीं हो सकती। तो प्रथा को बेनिफिशियल होना पड़ेगा, उसको लोकहित में होना पड़ेगा, इक्विटी और जस्टिस से युक्त होना पड़ेगा, उसको साम्य और न्याय से युक्त होना पड़ेगा। यदि प्रथा ऐसी नहीं है तो न्यायालय उसे मान्य, उसे वैलिड, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसे मान्यता नहीं देंगे। तो जो प्रथा नैतिकता के विरोध में होती है उसे प्रवर्तित नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो सती प्रथा थी वो मोरालिटी के अगेंस्ट थी। सती प्रथा जिसमें विडो को उसके पति के साथ जला दिया जाता था, दैट इज सती प्रथा, उसको 1829 में अबॉलिश कर दिया गया था, उसे 1829 में 1829 में समाप्त कर दिया गया था। तो मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, एक वैलिड प्रथा, एक वैलिड कस्टम। और क्या होना चाहिए? कन्फॉर्मिटी विद स्टैट्यूट्स, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो संविधियां हैं, उनसे कन्फर्म, मतलब कन्फॉर्मिटी होनी चाहिए, उनसे संगतता होनी चाहिए, कभी भी किसी कानून, किसी संविधि के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं संविधान के विरुद्ध होने पर प्रथा प्रवर्तनीय नहीं मानी जाएगी, ऐसा होने पर उसे विधान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। बाल विवाह, सती एवं दास प्रथा जो स्लेवरी सिस्टम होता था पहले, तो ये कह रहे हैं कि बाल विवाह, सती प्रथा एवं दास प्रथा और स्लेवरी सिस्टम और जो अनटचेबिलिटी थी, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं, अनटचेबिलिटी होती थी पहले मानी जाती थी, इन सब कस्टम्स को खत्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। प्रथा कितनी भी सशक्त हो वह मूल अधिकारों के अधीन ही रहेगी, वो संविधान के अंडर में ही रहेगी, उससे वो कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट्स का मतलब है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कोई भी प्रथा। और लास्टली वो रीजनेबल होनी चाहिए, युक्तियुक्त होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब है अ कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, बेनिफिशियल होना चाहिए वो। युक्तियुक्तता को आप क्या कहेंगे कि रीजनेबलनेस क्या होती है? जो इक्विटी, साम्य, जो नेचुरल जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट, प्राकृतिक न्याय और लोक हित के अकॉर्डिंग हो, दैट इज युक्तियुक्त प्रथा होती है वो। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट आपका जो लीगल मटेरियलिस्टिक सोर्सेज का फर्स्ट जो है आपका पार्ट कस्टम, वो दिस इज ऑल अबाउट कस्टम। आपका पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का इसका बनेगा और आप बुक्स में से इसको अच्छे से पढ़कर प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।